इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आज हमारे साथ है हमारे सुयश हॉस्पिटल के ही सीनियर गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर मनोज लावटी। तो हम इनसे आज जानकारी लेंगे कि एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस क्या होता है और ये किस तरह का होता है, इसके बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए और अगर ये हो जाता है तो इसके ट्रीटमेंट में हम क्या क्या कर सकते हैं। हम वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पे हमारा मुख्य उद्देश्य लोगों को वायरल हेपेटाइटिस के बारे में जागरूक करना है। वायरल हेपेटाइटिस वायरस के कारण होता है। ये 5 प्रकार के वायरस होते हैं: हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई। हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई इसका ट्रांसमिशन फीको ओरल ट्रांसमिशन होता है। इसका मतलब यह है कि ये दूषित जल के और दूषित भोज्य पदार्थ के खाने से होता है। इसलिए हेपेटाइटिस ए और ई के से रोकथाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम लोग सभी हैंड हाइजीन, वाटर हाइजीन, फूड हाइजीन को मेंटेन करें। हेपेटाइटिस ए और ई के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि यह एक्यूट हेपेटाइटिस करता है। इसका मतलब यह है कि हेपेटाइटिस कुछ दिनों के भीतर स्वतः ही ठीक हो जाती है। हेपेटाइटिस ए और ई से का मुख्य ट्रीटमेंट सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है क्योंकि ये स्वतः ही ठीक हो जाती है। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी ये ज्यादा खतरनाक हेपेटाइटिस होती है। इसमें लीवर में सूजन आती है। इसमें एक्यूट हेपेटाइटिस भी होती है और क्रॉनिक हेपेटाइटिस भी होती है। अब हमें यह जानना जरूरी है कि एक्यूट हेपेटाइटिस क्या होती है और क्रॉनिक हेपेटाइटिस क्या होती है। एक्यूट हेपेटाइटिस को हम हिंदी में कह सकते हैं अल्पकालिक सूजन। जब सूजन स्वतः ही कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में ठीक हो जाए तो उसे एक्यूट हेपेटाइटिस कहते हैं। पर जब वायरस लीवर में 6 महीने से ज्यादा संक्रमण करे तो उसे हम क्रॉनिक हेपेटाइटिस कहते हैं। क्रॉनिक हेपेटाइटिस लीवर को गंभीर रूप से डैमेज कर सकता है, लीवर सिरोसिस पैदा कर सकता है और क्रॉनिक हेपेटाइटिस में लीवर में कैंसर भी हो सकता है। क्रॉनिक हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस बी और सी से होता है। क्रॉनिक हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस ए और ई से नहीं होता। जैसा मैंने पहले भी बताया कि हेपेटाइटिस ए और ई केवल एक्यूट हेपेटाइटिस करता है और हेपेटाइटिस बी और सी एक्यूट हेपेटाइटिस भी कर सकता है और क्रॉनिक हेपेटाइटिस भी कर सकता है। हेपेटाइटिस बी और सी के फैलने का ढंग कुछ अलग होता है। यह ब्लड से फैलता है और कुछ रक्त उत्पाद यदि संक्रमित हो तो उससे फैलता है। संक्रमित सुई सिरिंज का उपयोग कर दिया जाए तो उससे हो सकता है। कभी कभी ये हीमोडायलिसिस मशीन के द्वारा ये इन्फेक्शन एक मरीज से दूसरे मरीज में फैल सकता है। असुरक्षित यौन संबंध से हेपेटाइटिस बी और सी का खतरा बहुत बढ़ जाता है। हेपेटाइटिस बी और सी टैटूइंग करने से, गोदना गुदवाने से, ईयर पियर्सिंग करने से, एक्यूपंक्चर से, इस तरह से भी फैल सकता है। हेपेटाइटिस बी और सी से रोकथाम के लिए इसकी जागरूकता होना बहुत जरूरी है कि हेपेटाइटिस बी और सी फैलता कैसे है। यदि ये असुरक्षित यौन संबंध से फैलता है तो हमें समाज को ये जागरूकता फैलानी चाहिए कि जहां तक संभव हो सके हमेशा मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर अवॉइड करें। यदि संभव हो सके तो कंडोम का प्रयोग करें। कंडोम से काफी सुरक्षा हो जाती है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन अवेलेबल है। इसका टीका बहुत ही प्रभावी है और हर किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी का टीका जरूर लगाना चाहिए। आजकल तो हेपेटाइटिस बी का यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इसे शामिल कर लिया गया है। आज जन्म लेने वाले सभी बच्चों को हेपेटाइटिस बी तो जन्म के समय से ही दे दिया जाता है, पर कुछ वयस्क जो हेपेटाइटिस बी से जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है वो अब भी हेपेटाइटिस बी का टीका लगवा सकते हैं। इसके लिए कोई पर्टिकुलर उम्र नहीं होती है। हर उम्र के लोग हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगा सकते हैं। हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन के 3 डोजेस होते हैं, 0, 1 और 6। 0, 1, 6 का मतलब पहला डोज यदि आज लगा है तो दूसरा डोज ठीक आज से 1 महीना बाद और तीसरा डोज ठीक आज से 6 महीने बाद। 3 टीकों के लग जाने से करीब करीब 95% लोग हेपेटाइटिस बी से प्रोटेक्ट हो सकते हैं। हेपेटाइटिस सी का कोई टीका अभी तक इजाद नहीं हो पाया है। प्रेगनेंसी में हेपेटाइटिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय होता है क्योंकि गर्भावस्था एक बहुत ही हर महिला के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट समय होता है। इसमें ना केवल एक बच्चे का जन्म होता है वरन एक माँ का भी जन्म होता है। प्रेगनेंसी में जब हेपेटाइटिस हो तो उसके लक्षण बहुत जरूरी है जानना। यदि किसी प्रेग्नेंट लेडी को राइट साइड में, पेट के ऊपरी राइट साइड में दर्द हो रहा हो, जी मचला रहा हो, उल्टी करने का जी कर रहा हो, उल्टियां हो रही हो, भूख नहीं लग रही हो, हल्की खुजली चल रही हो, मल का रंग सफेद हो जाए, आंखों का रंग और त्वचा का रंग हल्का पीला पड़ जाए तो इसे हेपेटाइटिस के सिम्टम कहते हैं। और ऐसे समय में
हेपेटाइटिस की जांच करनी चाहिए। हेपेटाइटिस की जांच सामान्य ब्लड टेस्ट से हो सकती है। हेपेटाइटिस कंफर्म हो जाने के बाद हमें वायरस की जांच करनी चाहिए कि हेपेटाइटिस किस वायरस से हुआ है। अक्सर हेपेटाइटिस प्रेगनेंसी में हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई से होता है, कभी कभी ये हेपेटाइटिस बी से भी हो सकता है। प्रेग्नेंट लेडी में हेपेटाइटिस हमेशा एक बहुत डेंजरस सिचुएशन होती है, स्पेशली हेपेटाइटिस ई के सिचुएशन में। हेपेटाइटिस ई वैसे तो जनरल पॉपुलेशन में बहुत ही सामान्य वायरस होता है और ये स्वतः ही 2-4 हफ्ते में ठीक हो जाता है, पर प्रेग्नेंट लेडी में हेपेटाइटिस ई एक बार हो जाए तो स्पेशली 3rd ट्राइमेस्टर में इसकी मृत्यु दर करीब करीब 20% हो जाती है, क्योंकि प्रेगनेंसी एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेटस होती है और इस कंडीशन में जब हेपेटाइटिस ई का संक्रमण होता है तो लीवर के विफल हो जाने का हमेशा एक अंदेशा बना रहता है और प्रेग्नेंट लेडी की जान तक जा सकती है। हेपेटाइटिस ई से सुरक्षा केवल उसके बारे में जानकारी रखना ही उसकी एक सुरक्षा है, इसका तो कोई वैक्सीन अवेलेबल है नहीं। तो जहां तक संभव हो सके प्रेग्नेंट लेडी बाहर कुछ ना खाए। जब एक बार प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाए तो अननोन सोर्स का भोजन, अननोन सोर्स का वाटर ना पिए और जहां तक संभव हो सके हैंड हाइजीन, फूड हाइजीन और वाटर हाइजीन का बहुत अच्छे से पालन करें, क्योंकि हेपेटाइटिस ई एक वाटर बोर्न डिजीज है, फूड बोर्न डिजीज है, तो इसके लिए ये सुरक्षा बहुत जरूरी है। उबाल कर ठंडा किया हुआ पानी पिए या आरओ का पानी पिए, फिल्टर्ड वाटर पिए, बाहर का अननोन सोर्स का पानी ना पिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे एक बार प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है तो फर्स्ट एंटीनेटल चेकअप में ही हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी की स्क्रीनिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे भारत देश में करीब करीब 5% पॉपुलेशन हेपेटाइटिस बी से पीड़ित है और ये हेपेटाइटिस बी यूजुअली एक खामोश इन्फेक्शन होता है। ये एक शांत इन्फेक्शन होता है, दशकों तक पता नहीं चल पाता कि उन्हें हेपेटाइटिस बी है और धीरे धीरे हेपेटाइटिस बी लीवर को नुकसान कर रहा होता है। तो हर प्रेग्नेंट लेडी को एक सुनहरा अवसर होता है कि पहले एंटीनेटल चेकअप में अपने गायनेकोलॉजिस्ट से जरूर कहें कि वो हेपेटाइटिस बी और सी की जांच कराएं। यदि हेपेटाइटिस बी और सी की जांच की पुष्टि होती है, पॉजिटिव आता है, तो उसका इलाज हो सकता है। हेपेटाइटिस बी और सी के बारे में एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि माता इस इंफेक्शन को बच्चे को ट्रांसमिट कर देती है, स्पेशली प्रसव के दौरान। हेपेटाइटिस बी करीब करीब 90% केस में बच्चे को ट्रांसमिट हो जाता है यदि बच्चे को प्रसव के तुरंत बाद विदिन 12 आवर्स यदि उसको वैक्सीन ना लगे और इम्यूनोग्लोबुलिन ना लगे। यदि वैक्सीन 12 घंटे के भीतर लग जाता है और इम्यूनोग्लोबुलिन का इंजेक्शन लग जाता है तो ये जो 90% का ट्रांसमिशन रेट है इसको कम करके 5% किया जा सकता है। वैक्सीन इतनी प्रभावी होती है। और हेपेटाइटिस बी यदि माता को पॉजिटिव आता है, गर्भवती माता को, तो बेहतर हो कि 28वें हफ्ते में उसके हेपेटाइटिस वायरस का डीएनए भी जांच किया जाए। यदि हेपेटाइटिस बी वायरस का डीएनए 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट पर एमएल से ज्यादा हो तो ऐसी कंडीशन में गर्भवती माता को एंटीवायरल मेडिसिन भी लेना चाहिए, क्योंकि एंटीवायरल मेडिसिन के लेने से प्रसव के दौरान वायरल लोड काफी कम हो जाता है और इससे ट्रांसमिशन काफी हद तक काबू में लाया जा सकता है। क्योंकि एक बार यदि बच्चे को इन्फेक्शन हो गया तो ये इन्फेक्शन लाइफ लॉन्ग इन्फेक्शन होता है। हेपेटाइटिस बी एक बार 5 साल से कम उम्र के बच्चे को, जितनी कम उम्र में बच्चे को इन्फेक्शन होता है प्रसव के दौरान या 5 साल से पहले, तो ये इन्फेक्शन क्रॉनिक इन्फेक्शन हो जाता है और जीवन भर उसे हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन रहता है। और ऐसी कंडीशन में जब बच्चा जवान होता है तो उसको सिरोसिस और लीवर कैंसर होने की एक बड़ी आशंका बनी रहती है। इलाज के लिए मल्टीडिसिप्लिनरी टीम होती है, जिसमें कि ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट, साथ साथ में गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, इंटेंसिविस्ट, एचडी यूनिट, वेल इक्विप्ड आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर्स और ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी और साथ ही साथ बेबी केयर के लिए पीडियाट्रिशियन। तो ये सारी टीम सुयश हॉस्पिटल में उपलब्ध है और ये 10 वर्षों से हम ये कंडीशंस काफ़ी अच्छे तरीके से डील कर रहे हैं।